नमस्कार मित्रों। आज एक नए वीडियो में भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रीय आपात के संबंध में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का उल्लेख कहाँ है, कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आपात से क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। वही चीज़ आज फिर आपसे यही अनुरोध है कि अगर वीडियो में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के भाग 18 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात नहीं, आपातकाल 3 प्रकार से लगाया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है वित्तीय आपात और तीसरा है संवैधानिक तंत्र की विफलता। उस कड़ी में जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। लेकिन कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, इसकी कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण की जाती है। तो वो कारण क्या है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कारणों से राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो इसका प्रभाव या क्षेत्र क्या होता है? तो ये भारत या पूरे भारत के लिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है या किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर कर दी गई है तो उसको वापस लेने की जो उद्घोषणा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 352 के 2 में दिया गया है। यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने के बाद जब ये उद्घोषणा वापस ली जाती है तो इसका भी वर्णन संविधान में अनुच्छेद 352 2 के तहत किया गया है। दूसरी चीज जो अनुच्छेद 352 के 3 में दी गई है वो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति ये उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक उसे संघ की मंत्रिमंडल जो अनुच्छेद 15 के तहत गठित होती लिखित सूचना नहीं दे देता। इससे पहले चूंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत इसमें लिखित सूचना जोड़ दी गई थी, इससे पहले ये व्यवस्था आपात की उद्घोषणा के समय नहीं रखी जाती थी।
तो अगर लिखित सूचना नहीं राष्ट्रपति यानी कैबिनेट की लिखित सूचना अगर राष्ट्रपति के पास जाती है नहीं जाती, तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता। इस उद्घोषणा अगर कर दी जाती है तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 के 4 में किया गया है। 1 माह, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि यानी 1 माह की समाप्ति की अवधि से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा इस संकल्प का अनुमोदन नहीं किया जाता तो वह प्रवर्तन में यानी राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में नहीं रहेगा। लोकसभा की स्थिति क्या है, अगर मान लीजिए कि जिस समय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है उस समय लोकसभा भंग है, तो जब लोकसभा भंग है तो उसका अनुमोदन कौन करेगा, तो उसका अनुमोदन राज्यसभा करेगी। और जब लोकसभा गठित होकर के अपनी प्रथम बैठक करेगी, उससे 30 दिन के अंदर पास होना चाहिए। यानी प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर उसको लोकसभा को अपना अनुमोदन देना चाहिए राष्ट्रीय आपात पर। इसके बाद अनुच्छेद 352 के 5 में क्या दिया गया है, अनुमोदन की घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती, जो अनुमोदन की उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती, जो अनुमोदन राज्यसभा और लोकसभा करती हैं, अगर वो वापस लेने के लिए नहीं करती तो प्रथम अनुमोदन से दूसरे अनुमोदन की तारीख, यानी अगर एक अनुमोदन पहला अनुमोदन जो हुआ उस अनुमोदन से दूसरे अनुमोदन के बीच जो दूसरा अनुमोदन होगा वो 6 महीने के अंदर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। मतलब कि अगर पहली चीज कि उसे जब राष्ट्रपति ये उद्घोषणा किया तो उस उद्घोषणा के 1 माह की समाप्ति के पहले संसद द्वारा उसे अनुमोदित होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर उस समय लोकसभा प्रवर्तन में नहीं है तो उसे राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। कब, उस 1 महीने के अंतराल। और लोकसभा के लिए ये छूट प्रदान की गई है कि जब वो गठित हो और गठित होने की जो प्रथम बैठक करे उस बैठक से 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदित कर देना चाहिए। अगर वो अनुमोदित नहीं करती तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। दूसरी आगे, अगर प्रथम अनुमोदन के बाद 6 माह तक ये प्रवर्तन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा प्रवर्तन में रहेगी, इन 6 माहों के अंतर्गत दोबारा यही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। जो संकल्प
पारित किया जाता है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या, अगर संकल्प पारित करना है संसद को, तो जिस सदन में ये लाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ऐसा संकल्प। इसके बाद अनुच्छेद 353 में जो उल्लेख किया गया है आपात की उद्घोषणा का क्या प्रभाव रहेगा, इसका जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका उल्लेख दिया गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जो संघ यानी जो केंद्र है उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि राज्य अपनी कार्यकारिणी शक्ति का किस रीत से प्रयोग करे। यानी राष्ट्रीय आपात में राज्य की सरकारें भंग नहीं होती, वो अपना काम करती हैं, लेकिन इसका निर्देश उनको कहाँ से मिलता है, केंद्र से मिलता है। दूसरी चीज, जो भी कानून बनेंगे यानी विधि बनाने की संसद की शक्ति बढ़ जाती है। यानी उस समय जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है उस समय केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है, वो ये कि राज्य सूची के विषय पर भी वो कानून बना सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 358 का उल्लेख, इस जो उल्लेख किया गया है उसमें जो विषय है वो ये है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यानी जो हमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो जैसे ही उद्घोषणा होगी वो क्या हो जाएंगे, अपने आप निलंबित हो जाएंगे। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जैसे ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, अनुच्छेद 19 में वर्णित जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे। राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कम अथवा हटाने के लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय में राज्य यानी जो राज्य है, केंद्र है, वो मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकती है और इसके लिए मौलिक अधिकारों को कम भी कर सकती है और इसको हटा भी सकती है। कब? राष्ट्रीय आपात के समय पर इसके लिए संसद कानून बनाने के लिए सक्षम है। और अगर कोई जब राष्ट्रीय आपात है और इस आधार पर कोई चुनौती दी जाती है कि राष्ट्रीय आपात के समाप्त होते ही 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों को पुनः बहाल हो जाते, यानी अगर संसद उन पर संशोधन करती है, उनको हटाती है, तो उस समय इस आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते। यानी अनुच्छेद 32 में जो हमको अधिकार प्राप्त है वो अधिकार 19 के लिए सस्पेंड हो जाता है। और राष्ट्रीय आपात समाप्त होते ही, जैसे ही राष्ट्रीय आपात समाप्त होता है, 19 में प्रदत्त मूल अधिकार पुनः बहाल हो जाते हैं। और जिस समय राष्ट्रीय आपात था
जो भी मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए या उन्हें अप्रभावी करने के लिए संसद कानून बनाती है, वो भी कानून अप्रभावी हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 358 पर 2 प्रतिबंध लगाता है, यानी 2 प्रतिबंध लगाए गए। पहला क्या? अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात, यानी ये जो अनुच्छेद 19 में जो वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों को, ये किस पर सस्पेंड होंगे? जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, जब राष्ट्रीय आपात घोषित हो तो निलंबित किया जा सकता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के समय। यानी अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लागू है, उस समय अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता या नहीं होता। दूसरा क्या प्रतिबंध है? केवल उन विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित। केवल उन विषयों को चुनौती नहीं दी जा सकती जो विषय राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, और बाकी चीजों को चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 359 में अन्य मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 359 में जिन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वो 21 और 22 को छोड़ करके, लेकिन राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अन्य मौलिक अधिकारों की स्थिति ऐसी होती है कि वास्तव में अधिकार तो रहते हैं, लेकिन उन अधिकारों से जो हमें सुरक्षा प्राप्त है, अधिकारों के विषय में जो सुरक्षा प्राप्त है, उस सुरक्षा को सस्पेंड किया जाता है। यानी अनुच्छेद 32 के तहत हम न्यायालय का रुख नहीं कर सकते। अब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कितनी बार हुई है? नंबर 1, ये पहली बार जब हुई अक्टूबर 1962 में अरुणाचल में चीनी आक्रमण के कारण ये पहली बार उद्घोषणा की गई थी, और ये उद्घोषणा कब तक लागू रही? ये जनवरी 1968 तक लागू रही। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध नया आपात जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। यानी 62 के चीनी आक्रमण से लेकर फिर 65 में पाकिस्तान के आक्रमण तक, यानी 1968 तक ये व्यवस्था लागू रही। और जब 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, उस समय नई राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा वो 1975 में, यानी दूसरी बार दिसंबर 1971 में, वो भी पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, और तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपात लगा वो 1975 में आंतरिक उपद्रव के कारण। और यही आंतरिक उपद्रव 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, और दूसरा और तीसरा आक्रमण राष्ट्रीय आपात एक साथ समाप्त हुआ। यानी दूसरा 1971 में लागू किया गया था, और मार्च 1977 में इसे समाप्त किया गया। यानी जब 1975 में
राष्ट्रीय आपात लागू किया गया उस समय 1971 का राष्ट्रीय आपात चल रहा था। इस जो तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था, इसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। तो धन्यवाद मित्रों, राष्ट्रीय आपात की कड़ी में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आप तक हमने पहुंचाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।